हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। माइलस्टोन एकेडमी मंच से मैं सुनीता यादव, व्याख्याता हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की शुरुआत प्रेरणादायी सुविचार के साथ। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में सफलता प्राप्त करने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मैं अपनी क्लास से पहले एक छोटा सा प्रेरक लेके आती हूँ ताकि आप इससे मोटिवेट हो और क्लास में जोश और जुनून बना रहे। आज का सत्र मैं समास पे लेके आई हूँ, चलो चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, समास के कितने भेद हैं? 5, 3, 7, 6। आंसर डी होगा। समास के 6 भेद होते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, द्विगु समास। चौथा, बहुब्री समास। पांचवा, द्वंद्व समास। और छठा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन में पूछा है समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आंसर डी आएगा। चलो अगला प्रश्न। दो या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्द में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, कहलाता है समास, उपसर्ग, विशेषण, संज्ञा। क्या कहलाता है? समास। समास में शब्दों का मेल होता है और कारक चिन्हों प्रत्ययों का लोप हो जाता है और एक स्वतंत्र संक्षिप्त शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। क्या कहलाता है? समास। चलिए, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है बहुब्री, द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय। देखो, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, तो कौन सा समास है इसमें? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। और लिखा है कि कभी परिणाम स्वरूप पूर्ण पद भी अव्यय बन जाता है, द्वितीय पद भी, यानी कभी कभी अव्यय हो जाता है, यानी पूरा पद। अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, ऐसे की ऐसे बने रहते, अव्यय कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए, याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? इस शब्द में पूछा है कौन सा समास है, तो इसका होगा यावत प्लस जीवन और इसका समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। यावत इसमें अव्यय है, तो प्रथम पद अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। और याव जीवन सामासिक पद में अव्ययी भाव समास है
और इसमें एक संधि भी है। देखो कौन सी संधि है, यावत प्लस जीवन। जब तय या दै के बाद में प्रथम पद में तय या दै हो और द्वितीय पद में जय या झय हो, तो ये तय और दै भी जय में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा याव, तय या दै जय में परिवर्तित हो गया और याव जीवन। तो इसमें व्यंजन संधि भी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संधि भी है, समास भी है। तो याव जीवन सामासिक पद में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि प्रथम पद अव्यय है, आंसर भी होगा। चलिए, आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लंबे हाथ वाले के लिए, जिसके हाथ छोटे हो, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, जिसके हाथों में यश हो। देखो आजानु का अर्थ होता है घुटना, और भाव यानी सब जानते हो भुजा। तो जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो वो कहलाता है आजानु भाव। इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान, प्रथम पद भी प्रधान नहीं होता, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य अर्थ निकलता है। तो जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, श्री राम। तीसरा अर्थ क्या निकला इसमें? श्री राम। तो इसमें अगर समास पूछे तो बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। इसमें विशेषण विशेष्य है। प्रभु की विशेषता बताई है कि वो दयालु है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय होता है। अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसमें कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है। कमल की विशेषता बताई है कि वो नीला है, तो इसलिए कर्मधारय समास होगा। आंसर सी आएगा 7वें में। चलिए, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह होता है। अभी अभी बताया है मैंने, ये कर्मधारय समास होगा। आंसर सी होगा कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है और उपमान उपमेय होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, कर्मधारय समास। चलिए, दोपहर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय। दोपहर यानी दो पहरों का समूह। विग्रह करेंगे इसका, दो पैरों का समूह। तो प्रथम पद संख्यावाची है और अर्थ समूह में निकल रहा है। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और अर्थ समूह में निकलता है, तो इसमें द्विगु समास होगा, यानी आंसर सी होगा। चलिए, नवरत्न में कौन सा समास है? नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, नवरत्न। वही हो गया प्रथम पद संख्यावाची, अर्थ समूह में, तो द्विगु समास। आंसर 1 होगा, 10 में ए आंसर होगा।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द संधि भी है और समास भी? इन विद्याधन, पंचानन, नीलकंठ और महाजन, इन चारों शब्दों में से देखना है कि जिसमें संधि भी हो और समास भी हो। तो देखो, पंचानन में पंच प्लस आनन, ए प्लस आ, यानी कि समान स्वर है तो दीर्घ संधि है। और पंचानन में समास है, पंच यानी 5 और आनन यानी मुख। पाँच है मुख जिसके। शंकर, यानी कि 5 है मुख जिसके बहुब्री समास होगा। इसमें बहुब्री समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और तीसरा अर्थ अन्य ही अर्थ निकलता है। तो इसमें 5 है मुख जिसके का संकर होगा तो इसमें बहुब्री समास हो। तो पूछा है कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संधि भी है और समास भी है, तो आंसर बी होगा पंचानन। पंचानन में दीर्घ संधि है और बहुब्री समास है। चलिए, शाखा मृग शब्द में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व। शाखा पर विग्रह करके देखते हैं। घूमने वाला मृग, शाखा पर घूमने वाला मृग। मृग का अर्थ हिरण भी होता है और बंदर भी होता है। तो यहाँ इसका अर्थ बंदर से लिया गया है कि शाखा पर घूमने वाला मृग। तो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है, वो होगा बंदर। तो इसमें बहुब्री समास है, आंसर सी आएगा, बहुब्री समास होगा उत्तर। कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरणों से सुमेलित नहीं है? ये देखना है कि कौन सा समास उसके उदाहरण से सुमेलित नहीं है। परमाणु, विग्रह करके देखते हैं। परम है जो अणु, यानी कि अणु की विशेषता बताया गया है कि परम है, ये श्रेष्ठ है, तो कर्मधारय समास होगा, इसमें ये सही है। द्वंद्व समास 64, विग्रह करते हैं। 4 और 60, ये उदाहरण परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें दिगु कर देते हैं, ये गलत होगा। द्वंद्व समास इसमें सही है, 4 और 60 इसका विग्रह होगा। सी, बहुब्री समास, चक्रपाणी। चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, यानी कौन है वो? श्री कृष्ण। ये भी सही है, बहुब्री होगा। संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय का समास विग्रह होगा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। और अर्थ, अन्य अर्थ होगा इसका भगवान बुद्ध। बुद्ध के लिए आता है ये जितेंद्रिय शब्द। तो इसमें बहुब्री समास होगा, संबंध तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्री समास होगा, क्योंकि तीसरा अर्थ अन्य ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें बहुब्री समास होगा। तो पूछा है सुमेलित नहीं है, ये तीनों सही है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ये सुमेलित नहीं है।
जितेंद्रिय में संबंध तत्पुरुष ना होके बहुव्रीहि समास हो। चलिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इन चारों में से देखना है कि कौन सा उदाहरण बहुव्रीहि का है, तो हम समास विग्रह करके देखते हैं। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो ये तो द्विगु में होता है, संख्यावाची पदार्थ समूह में निकलता है, तो ये तो बहुव्रीहि का नहीं है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। कौन है चक्र को धारण करने वाला? श्री कृष्ण। इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि है। यथा संभव, जैसा संभव। यथा, पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास है इसमें। धर्मवीर, धर्म का वीर में तत्पुरुष। पूछा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिफला, द्विगु समास का है चक्रधर, बताया चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण, ये बहुव्रीहि समास का है। यथा संभव, जैसा है संभव, ये अव्ययी भाव समास का है। धर्मवीर, ये तत्पुरुष समास। तो बहुव्रीहि का होगा आंसर बी, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले श्री कृष्ण है। तीसरा अन्य अर्थ निकल रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, या तत्पुरुष, या बहुव्रीहि? अभी अभी मैंने बताया है कि बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते, तीसरा अन्य अर्थ निकलता है उसमें, इसलिए इसका आंसर डी होगा। दोनों पद अप्रधान बहुव्रीहि समास में और दोनों पद प्रधान तत्पुरुष में होते। चलिए, द्वंद्व समास है, चारों उदाहरणों में देख के बताना है कि कौन से में द्वंद्व समास है। समास विग्रह करके देखते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट। गणेश, अन्य अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा इसमें। अंधकूप, अंधा है जो कूप। इसमें कूप की विशेषता बताइए कि वो कैसा है, अंधा है। तो विशेषण और विशेष्य होता है जो कर्मधारय समास हो, में हो गया बहुव्रीहि, में हो गया कर्मधारय। नर नारी, ये है द्वंद्व समास, नर और नारी। शरणागत, शरण को आगत। में होगा द्वंद्व और शरण को आगत, इसमें है तत्पुरुष। पूछा है द्वंद्व समास किसमें है, नर और नारी, सी आंसर होगा इसमें। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और पहला पद दूसरे पद का विलोम होता है, प्राय। सदैव नहीं होता, प्राय होता है, यानी हम लगभग अपोजिट होता है विलोम शब्द। तो नर का नारी, तो आंसर सी होगा। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? अभी अभी मैंने बताया कि विलोम होते हैं एक दूसरे के, पाप पुण्य, तो द्वंद्व समास होगा इसका आंसर। 17वें का आंसर डी होगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। ए, रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। देखो, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का।
ये मिश्रित शब्द है, इसको संकर शब्द भी कहते हैं। रेल का अर्थ होता है पटरी। तो वैसे तो इसका होना चाहिए पटरी पर चलने वाली गाड़ी, लेकिन समास में शब्द परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसका होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। आंसर डी होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलिए, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। अभी-अभी मैंने बताया है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद, दूसरे पद आपस में विलोम होते हैं। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास होता है। आंसर सी आएगा इस। निम्न में कर्मधारय समास नहीं है। चारों में से बताना है कि कौन-सा समास कर्मधारय नहीं है। तो विच्छेद करके देखते हैं। महात्मा, मान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता बताइए कैसी है, वो महान है, तो इसमें कर्मधारय है। कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमा उपमेय होता है। काला सांप, काला है जो सांप। सांप की विशेषता बताई है कि वो कैसा है, काला है, तो इसमें भी कर्मधारय है। गजानन, गजानन का होगा गज के समान है जो मुख, यानी हाथी के समान किसका मुख है, गणेश। इसमें तीसरा अन्य अर्थ निकल रहा है, तो इसका हो, ये बहुब्री का है। नील कमल, नीला है जो कमल। कमल की विशेषता बताइए कि वो नीला है, विशेषण विशेष्य है, तो इसमें भी कर्मधारय है। तो पूछा है कर्मधारय समास किस सब कौन से में नहीं है, तो गजानन में नहीं है। आंसर होगा सी। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय होता है। देखो, उपमान उपमेय क्या होता है, विशेषण विशेष्य के तो सारे उदाहरण आ चुके हैं, ये तीनों उदाहरण। उपमा उपमेय क्या होता है, जैसे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। जिसकी तुलना की जाती है, किसकी तुलना की गई है यहाँ पे, मुख की, तो ये होगा उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है, यानी किससे की गई है तुलना, चंद्रमा से, ये होगा तो कर्मधारय समास में उपमा उपमेय और विशेषण विशेष्य होते हैं। किस शब्द में करण तत्पुरुष है, पूछा है कि करण तत्पुरुष किस शब्द में है। इनका समास विग्रह करके देखते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गुण युक्त, गुण से जीवन दान, जीवन का दान। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, पतित का मतलब गिरा हुआ। पूछा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में से होता है, से विभक्ति होती है। देखो, 3 में है। अब इनको कैसे पहचानेंगे। पथ से भ्रष्ट, अलगाव की स्थिति होती है, तो अपादान तत्पुरुष शब्द होता है, अलगाव की स्थिति। तो यहाँ पथ से भ्रष्ट हो रहा है, अलगाव की स्थिति है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। गुण से युक्त, ये करण तत्पुरुष होगा, क्योंकि गुण इसमें युक्त है। जीवन का दान, ये हो गया संबंध तत्पुरुष।
स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से पतित गिरा, पतित यानी गिरा हुआ, यानी कि स्वर्ग से अलग हो रहा है, अलग होने की स्थिति में भी अपादान तत्पुरुष होता है। तो करण होगा गुण से युक्त, आंसर बी आएगा। किस शब्द में करण तत्पुरुष है? गुण युक्त शब्द में। देखो, अगर ये गुण रहित शब्द हो तो इसका विग्रह हो जाएगा गुण से रहित, तब इसमें करण तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि ये गुणों से रहित हो रहा है, विहीन हो रहा है, तो अपादान तत्पुरुष में चला जाएगा। ये ध्यान रखना है। गुण युक्त शब्द करण तत्पुरुष में आएगा और गुण रहित शब्द अपादान तत्पुरुष में आएगा। तो आंसर बी होगा। चलिए, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति आती है पूजा घर, पूजा के लिए घर, सॉरी पूजा का घर, इसका विग्रह होगा पूजा का घर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो इसमें नहीं है घोड़ा गाड़ी, घोड़े की गाड़ी। दान पेटी, दान के लिए पेटी। दान पेटी में है संप्रदान, लेकिन घोड़ा गाड़ी में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राहा खर्च, राहा के लिए खर्च। इन दोनों शब्दों में संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, राहा खर्च राहा के लिए खर्च। तो आंसर सी होगा। मुंह बोला का तो मुंह से बोला हो जाएगा, और रसोई घर रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर में तो है, लेकिन मुंह बोला में नहीं है। तो सत्याग्रह और राहा खर्च इन दोनों शब्दों में संप्रदान तत्पुरुष है, इसलिए आंसर सी होगा। ग्रामगत शब्द का समास विच्छेद होगा। देखो, ग्राम का ग्राम और गत का गया हुआ। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को आया हुआ, ग्राम से गया हुआ, ग्राम से आया हुआ। बताया मैंने, ग्राम का ग्राम गांव और गत यानी गया, ग्राम को गया हुआ। आंसर एक होगा। अगर ये शब्द इस तरह आ जाए, ग्रामागत यानी ग्राम प्लस आगत, आगत का होगा आया, तब इसका होगा ग्राम को आया हुआ। इसका ग्राम को आया हुआ होगा, लेकिन ग्रामगत शब्द का ग्राम को गया हुआ। आंसर ए होगा। चलिए, सिर का दर्द समास विग्रह है। देखो, सर से दर्द, ये बिल्कुल गलत दिख रहा है। सिर को दर्द, ये भी गलत। सिर का दर्द, सिर में दर्द, इन दोनों में से सिर का दर्द बोलते हैं, लेकिन ए होगा इसका विग्रह, सिर में दर्द। आंसर ए आएगा इसका। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा मुनियों में श्रेष्ठ। ध्यान इधर जाता है मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, लेकिन इसमें तीसरा अर्थ कुछ भी नहीं निकल रहा है। बहुब्रीहि होता, लेकिन ये नहीं होगा। मुनियों में श्रेष्ठ तत्पुरुष समास होगा। आंसर सी होगा। मेरी क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।